तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट और ये यूनिट है हमारी क्या, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम साम्य अवस्था क्या है इसको डिफाइन करें, इसकी विशेषताएं देखें, फिर इसके प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो देखो बच्चों, कोई भी भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन, जब इस प्रकार के परिवर्तन में अग्र दिशा और पश्च दिशा में परिवर्तन के वेग समान हो जाते हैं ना, तो इसे ही बोला गया है क्या, साम्यावस्था। बात समझ गए ना, कि भौतिक परिवर्तन हो चाहे रासायनिक परिवर्तन, जब इस प्रकार के परिवर्तन में अग्र दिशा का जो परिवर्तन वेग है और पश्च दिशा में परिवर्तन का वेग है जब समान हो जाते हैं, तो इसे ही बोला गया है क्या, साम्यावस्था। हम ऐसा कह सकते हैं कि साम्यावस्था मीन्स अग्र दिशा का वेग बराबर पश्च दिशा का वेग। जैसे ये एक भौतिक परिवर्तन चल रहा है H2O सॉलिड से H2O लिक्विड में, तो देखो अगर आप 0 डिग्री से नीचे कर दो तो पूरा लिक्विड केवल सॉलिड में चेंज हो जाएगा, पश्च दिशा में परिवर्तन चलेगा। अगर आप टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर कर दो तो पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, परिवर्तन केवल अग्र दिशा में चलेगा। लेकिन 0 डिग्री रख दो सेंटीग्रेड तो देखोगे कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, मतलब H2O की बर्फ अवस्था से H2O की द्रव अवस्था में परिवर्तन दोनों दिशाओं में अग्र और पश्च में बिल्कुल बराबर वेग से चलेंगे। ना तो सॉलिड बढ़ेगा और ना ही लिक्विड घटेगा, ना ही लिक्विड बढ़ेगा ना ही सॉलिड घटेगा। मींस दोनों की मात्राएं समय के साथ स्थिर हो जाएंगी और ये दोनों परिवर्तन, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जो परिवर्तन चल रहे हैं वो बिल्कुल बराबर वेग से चलेंगे और हम कहेंगे कि एक क्या लग गया, साम्यावस्था लागू हो गई। तो ये स्थिति आपको कहां मिल सकती है, जैसे आप देखोगे 273 केल्विन में। ठीक है, इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर आप पानी को ढक के रख दें एक फिक्स टेम्परेचर में तो कुछ देर वेपर बनेगी, वेपोराइजेशन रेट ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कंडेंसर को अगर आप उसे ढक के रख दें तो अंदर जो वाष्प बनेगी वो संघनित होगी और वो वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि संघनन का वेग और वाष्पन का वेग बिल्कुल बराबर हो जाएगा और हम कहेंगे साम्यावस्था लागू हो गई। ठीक इसी तरह रासायनिक परिवर्तन में भी देखेंगे, जैसे N2 और H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं, तो इस प्रक्रम में भी एक निश्चित ताप पर अगर इस तंत्र को बिल्कुल ढक के रख दिया जाए तो अमोनिया का नाइट्रोजन हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन का वेग बराबर हो जाते हैं और यहाँ पर भी एक क्या होगा, साम्यावस्था लागू हो जाती है। तो साम्यावस्था अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब कोई भी परिवर्तन चल रहा है तो अग्र दिशा में जो वेग चल रहा है परिवर्तन का और पश्च दिशा में जो परिवर्तन का वेग है बिल्कुल बराबर हो जाए, हम कहेंगे वहां पर क्या लागू हो गई, साम्यावस्था। जब ये साम्यावस्था अणुओं के बीच में लागू होगी, रासायनिक प्रक्रम में लागू होगी, तो हम इसे रासायनिक साम्य बोलेंगे। और जब आयनिक स्पीसीज, आयनों और अभियोजित अणुओं के बीच में लागू होगी तब हम उसे आयनिक साम्य बोलेंगे। तो अभी हम आगे देखेंगे रासायनिक साम्य के बारे में, पहले हम साम्यावस्था को अच्छी तरह समझ लें। अब आता है कि साम्य की क्या विशेषताएं हैं। तो देखो बच्चों, साम्य की विशेषताएं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, तो साम्य की विशेषताओं में देखोगे कि साम्य उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीयता तो समझते हो आप कि जब कोई परिवर्तन स्वतः ही अग्र दिशा में और पश्च दिशा में दोनों तरफ चलने लगे तो हम बोलेंगे कि प्रक्रम में उत्क्रमणीयता लागू हो गई। तो साम्य उत्क्रमणीय है, मतलब अग्र दिशा और पश्च दिशा में परिवर्तन खुद ही चलते रहते हैं। और अगर कोई गैसीय साम्य है तो केवल बंद तंत्र पर ही उत्क्रमणीय हो सकता है, लागू हो सकता है। मतलब अगर गैसीय अवस्था बन रही है एक तंत्र में तो ये तभी उत्क्रमित हो सकती है जब तंत्र को आप बंद करके रखते हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड अगर ऐसा कोई साम्य है तो उनके लिए इस तरह का बंद पात्र की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है। दूसरा है, साम्यावस्था में प्रक्रम किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होता। ध्यान रखें कि उत्क्रमणीय प्रक्रम कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती।
समझ गए ना बच्चों? क्योंकि अगर मान लो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद से अभिकारक बन रहा है, तो दोनों परिवर्तन लगातार निरंतर चलते रहेंगे। ना तो कभी अग्र दिशा में पूर्ण होगा प्रक्रम, ना ही कभी पश्चिम दिशा में पूर्ण होगा। तो साम्यावस्था में प्रक्रम किसी भी दिशा में पूर्ण नहीं होता। तीसरा है साम्यावस्था प्रक्रम के किसी भी दिशा में लागू, साम्यावस्था प्रक्रम के किसी भी दिशा से लागू हो सकता है। मतलब ये होता है कि अगर हमें साम्यावस्था लागू करनी है, मान लो हम बर्फ ले लें बिल्कुल टोटल और 0 डिग्री पर रख दें, तो वो H2O बनने लगेगा और एक साम्य लागू हो जाएगा। और अगर हम लिक्विड H2O लें और 0 डिग्री में रख दें तो कुछ देर में वो बर्फ बनने लगेगा और साम्य लागू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ये देख रहे हैं आप कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, तो हमें साम्य लागू कराना है तो हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डायरेक्ट ले लें तो अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी और साम्यावस्था लागू हो जाएगी। या फिर हम अमोनिया डायरेक्ट ले लें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बदलने लगेगी और साम्य लागू हो जाएगा। तो साम्य किसी भी दिशा से लागू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल अभिकारक की दिशा से लागू करें, ना ही जरूरी है कि उत्पाद की दिशा से, तो हम किसी भी दिशा से लागू कर सकते हैं और ये होता भी है। साम्यावस्था गतिक होती है, मतलब ये होता है कि साम्यावस्था में ऐसा लगता है कि सब कुछ स्थिर हो गया। ताप, दाब, सांद्रता परिवर्तन, गंध है, क्वथनांक है, गलनांक है, या हम ये कहें कि जो भी चीज भौतिक रूप से परिवर्तित हो सकती है वो समय के साथ स्थिर हो जाती है। लेकिन गतिक साम्यावस्था गतिक होती है, मींस तंत्र के सभी कण गतिशील रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो स्थिर हो गए, मतलब अभिकारक उत्पाद में, उत्पाद अभिकारक में लगातार बदलते रहेंगे और इस तरह से हर कण गतिशील रहेगा। जैसे एक टैंकर में जिस रेट से पानी आ रहा हो उसी रेट से निकल रहा हो, तो आप देखोगे कि पानी टैंकर के अंदर जो पानी का लेवल है ना, स्तर है, वो आपको स्थिर दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा पानी में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हर कण बदल रहा है समय के साथ। तो ऐसा ही साम्य में होता है, गतिक होता है, डायनामिक होता है। क्यों? क्योंकि हर कण लगातार निरंतर परिवर्तित होता रहता है। साम्यावस्था में तंत्र के सभी स्वतंत्र परिवर्ती, मतलब जैसे ताप, दाब, सांद्रता, गंध, घनत्व, रंग आदि के मान समय के साथ स्थिर रहते। देखो बच्चों, साम्यावस्था बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बनती है और उस समय ना तो ताप बदलना चाहिए तंत्र का, ना दाब बदलना चाहिए, ना सांद्रता, न गंध, न रंग। इस तरह से उनके जो भौतिक गुण है वो समय के साथ जब स्थिर हो जाएं तभी साम्यावस्था लागू है। अगर आप ताप बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें, तो कोई एक अवस्था या प्रावस्था विलुप्त हो सकती है और साम्यावस्था में साम्य किसी एक दिशा में विस्थापित हो सकता है। तो किस दिशा में विस्थापित होगा इसको समझाने के लिए एक लॉ पढ़ोगे आप, ली साके लिए नियम। वहां पर बताया गया है कि अगर आप ताप बदल दें, दाब बदल दें, सांद्रता बदल दें, घनत्व बदल दें, तो क्या परिवर्तन हो सकते हैं साम्य में, तो हम वहां देखेंगे। तो यहां ध्यान रखना है कि इन परिवर्तियों के मान साम्यावस्था में नहीं बदलते, स्थिर रहते। प्रक्रम का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एवं एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। प्रक्रम में जितनी मुक्त ऊर्जा अभिकारकों की है वही मुक्त ऊर्जा उत्पादों की है। तो ऐसे में कुल मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 रहेगा, तंत्र के एंट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह से तो साम्यावस्था जब लागू होती है तो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन दोनों शून्य होते हैं। साम्यावस्था में उत्पाद एवं अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहता है। अब चाहे वो भौतिक परिवर्तन चले हो चाहे रासायनिक, देखोगे इनमें जो उत्पाद की सांद्रताएं हैं और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात, जिसे हम साम्य स्थिरांक बोलते हैं, वो स्थिर रहता है तब तक जब तक कि तंत्र का ताप स्थिर रहेगा। तो ये है साम्यावस्था की कुछ विशेषताएं। इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, है ना, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से याद रखना है। अब हम आते हैं साम्य के प्रकार। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में जो साम्यावस्था है, हमें पहले यहाँ जो साम्य डिस्कस करना है, एक तो भौतिक साम्य और एक रासायनिक साम्य। इन दो पॉइंट्स को पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो, भौतिक साम्य का मतलब क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम,
कि भौतिक प्रक्रमों में एक ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के मध्य साम्य स्थापित रहता है। बात समझ गए ना, कि ऐसा जो है साम्य जिसमें पदार्थ की, एक ही पदार्थ की विभिन्न भौतिक अवस्थाओं के मध्य साम्य अवस्था स्थापित रहेगी। मतलब समय के साथ जो साम्य अवस्था लागू होगी वो तंत्र की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण लागू होगी, कि ठोस द्रव या द्रव ठोस में इस तरह से परिवर्तन रहेंगे, तो उसको बोला गया है भौतिक साम्य। ये सब विषमांगी होते हैं। विषमांगी का मतलब होता है कि इनमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होंगी। अब इनके प्रकार की बात करें तो भौतिक साम्य के प्रकार में पहला है गलन साम्य, फ्यूजन इक्विलिब्रियम। गलनांक ताप पर पाया जाता है। इसमें पदार्थ की गलन का वेग मतलब ठोस से द्रव में बदलने का वेग और पदार्थ के हिमनन का वेग मींस उसके कठोरीकरण का वेग द्रव से फिर से ठोस में बदलने का वेग बराबर होता है। मतलब है कोई भी सॉलिड मैटर पदार्थ जो अपनी सॉलिड स्टेट से किस में, लिक्विड में बदलना होगा और लिक्विड से सॉलिड में, तो ये दोनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहेंगी, लगातार एक दूसरे में बदलती रहेंगी। और ये मेनली पदार्थ के गलनांक पर मिलता है। जैसे जल की बात करें तो जल में सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में जो साम्य अवस्था लागू होती है वो उसके गलनांक मींस 273 केल्विन और EPM दाब पर। उस समय ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे में लगातार एक ही वेग से बदलती रहेंगी। ना तो सॉलिड मतलब बर्फ की मात्रा घटेगी, ना बढ़ेगी, ना ही पानी की द्रव अवस्था का मान बदलेगा। मात्रा जो है वो फिक्स रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे गलन साम्य। वाष्पन साम्य, अगर मान लो कोई द्रव को आप ढक के रख दो एक निश्चित ताप पर, तो द्रव क्या होगा कि इस तरह से मान लो आपने ये द्रव को ढक के रख दिया ऐसे, ठीक है, तो ये ढका हुआ द्रव है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वाष्प यहां भरती जाएगी, ठीक है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये वाष्प के कण आपस में टकरा के संघनित होना शुरू कर देंगे, इकट्ठे होना शुरू करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि द्रव जो भरा हुआ है इसके वाष्पन की दर और संघनन की दर जब बराबर हो जाए, ये एक निश्चित ताप पर मिलेगा, ताप स्थिर रख दे तो ये फिक्स हो जाएगा। तो उस समय तंत्र का वाष्प दाब फिक्स रहेगा, स्थिर हो जाएगा, और इस समय संघनन का वेग और वाष्पन का वेग बराबर हो जाएगा। मतलब अगर आप पात्र को ढक के रख दें, पात्र के अंदर का दाब जब स्थिर हो जाए, पहले तो बढ़ेगा क्योंकि वाष्प दाब बढ़ेगा, क्योंकि वाष्पन क्रिया बढ़ेगी। एक स्थिति आएगी कि वाष्पन के साथ संघनन स्टार्ट हो जाएगा। जब वाष्पन और संघनन की वेग बराबर हो जाएंगे तब हम कहेंगे वाष्पन साम्य अवस्था लागू हो गई, और उस समय वाष्पन का वेग और संघनन का वेग बराबर रहेगा और वाष्प दाब भी स्थिर हो जाएगा। तो वाष्पन साम्य में तंत्र का ताप स्थिर रहता है। जैसे H2O लिक्विड और H2O, ठीक है, तो H2O लिक्विड और H2O वेपर है, तो ताप स्थिर रहने पर इनका वाष्प दाब भी, यहां पर मैं ये लिख दे रहा हूं कि जो वाष्प दाब है स्थिर रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से साम्य अवस्था लागू होगी, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड में बनने का वेग। ऊर्ध्वपातन साम्य, तो देखो बच्चों, जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ है जो सीधा अपनी ठोस से गैस अवस्था में बदलते हैं उनको बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ को अगर रखें और उसको ढक दें तो धीरे धीरे ऊर्ध्वपातज पदार्थ वाष्पित होगा, और जो कंटेनर है उसके अंदर उसकी वाष्प भरती जाएगी, और एक स्थिति आएगी कि फिर ऊर्ध्वपातज पदार्थ ही ठोस अवस्था में बदलना शुरू कर देगा। तो जब पदार्थ के ऊर्ध्वपातन का वेग और पदार्थ के वाष्प की संघनन का वेग दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ठोस होने का वेग, तब हम कहेंगे एक ऊर्ध्वपातन साम्य आ गया। जैसे CO2 सॉलिड और CO2 गैस के बीच में ताप स्थिर कर दो तो ये साम्य लागू हो जाएगा। बंद तंत्र होना चाहिए, क्योंकि वाष्प अगर कहीं बन रही है, गैस बन रही है तंत्र में, तो वो तभी रिवर्स हो सकती है जब उसका विरोधी बल होना चाहिए, मतलब तंत्र को बंद रखना चाहिए। बात क्लियर है। फिर आता है विलयन में साम्य। तो देखो, विलयन एक होते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन एक निश्चित ताप पर ये दर्शाते हैं, इनमें विलय की घुलित मात्रा स्थिर हो जाती है। एक संतृप्त विलयन बना लें
तो उसमें जो मात्रा घुलित है वो मात्रा समय के साथ स्थिर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विलेय की घुलनशीलता का वेग, उसके घुलने का वेग और विलेय के अवक्षेपण का वेग बराबर हो जाता है। अगर एक कण भी आपने बढ़ा दिया तो अवक्षेपित हो जाएगा और एक कण कम कर दिया तो घुल जाएगा। लेकिन जब ये साम्य लागू होगा तो दोनों वेग बिल्कुल बराबर वेग से चलेंगे, तो उस समय विलयन में एक साम्य अवस्था लागू हो जाती है। जैसे NaCl सॉलिड है और NaCl एक्वस है, इसमें भी ताप स्थिर रहना चाहिए और घुलित मात्रा, इसमें पूछा जाए कि क्या स्थिर रहेगा, तो घुलित मात्रा स्थिर रहेगी, ठीक है ना, समय के साथ। तो वो ही विलयन कहलाते हैं संतृप्त। अगर ज्यादा मात्रा घोल दोगे तो अति संतृप्त बन जाएगा। ताप थोड़ा सा कम करोगे तो मात्रा जो एक्स्ट्रा घुल गई थी अतिरिक्त वो बाहर निकल आएगी, और कम मात्रा घोली है, जितनी घुलनी चाहिए थी उससे कम है, तो अल्प संतृप्त विलयन बन जाता है। तो ये है कुल मिला के भौतिक साम्य और उनके प्रकार। आप देख रहे हैं इन सारे साम्य में एक ही पदार्थ की दो अलग अलग भौतिक अवस्थाओं के बीच में साम्य लागू हो रहा है। गलन साम्य ठोस और लिक्विड के बीच में, वाष्पन साम्य में आपने देखा लिक्विड और वाष्प के बीच में, ऊर्ध्वपातन साम्य ठोस और गैस के बीच में, विलयन साम्य घुलित और अघुलित मात्रा के बीच में साम्य है। तो इस तरह से ये चार प्रकार के भौतिक साम्य होते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक साम्य की। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है रासायनिक साम्य। देखो बच्चों, ये जो यूनिट है वो टोटली रासायनिक साम्य की है। यहाँ पर हम रासायनिक साम्य, इनसे संबंधित नियम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक साम्य मतलब जब साम्य अवस्था रासायनिक प्रक्रम में अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य स्थापित रहे। मतलब जब कोई रासायनिक प्रक्रिया चल रही हो और उसमें जो अभिकारक है और उत्पाद है उनके बीच में अगर साम्य अवस्था लागू हो जाती है, तब हम उसे बोलते हैं रासायनिक साम्य। इसके दो प्रकार होते हैं, एक है समांगी साम्य होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक विषमांगी साम्य। देखो पहले समांगी साम्य की बात करें तो समांगी साम्य का मतलब साम्य अवस्था में उपस्थित अभिकारक एवं उत्पाद समान प्रवस्थाओं में पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो अभिकारक होंगे और जो उत्पाद होंगे उनकी प्रवस्थाएं एक सी होंगी। जैसे यहाँ N2 गैस, H2 गैस और अमोनिया गैस, तो ये सब की भौतिक अवस्थाएं बिल्कुल एक सी है, मतलब एक ही प्रावस्था में दिख रहे हैं। ऐसे है एथाइल एसीटेट की एक्वस, H2O की लिक्विड, और ये इस तरह से एसिटिक एसिड एक्वस, एथाइल अल्कोहल एक्वस। तो यहाँ पर इनकी प्रावस्थाएं समान, मतलब एक ही अवस्था है, द्रव अवस्था। ये सॉलिड थे लेकिन एक्वस मीडियम में इस तरह से वो घुल गए, तो वो लिक्विड में पूरे कंप्लीट घुले रहते हैं। पूरा विलयन एक सा दिखेगा, उसमें कोई सॉलिड या अलग से लिक्विड दो प्रवस्थाएं दिखाई नहीं देगी। ऐसे एक्वासाइनों के बीच में अगर साम्य लागू है, सभी एक्वासाइन है अभिकारक की तरफ भी उत्पाद की तरफ, तो ये भी एक समांगी साम्य होगा। बात क्लियर है? फिर आता है विषमांगी साम्य। ऐसा साम्य जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की जो प्रवस्थाएं हैं वो अलग अलग होंगी, अवस्थाएं ही अलग दिखती है। मतलब जैसे H2O लिक्विड और H2O वेपर, दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट की इस तरह से सॉलिड और गैस के बीच में साम्य लागू है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, H2O लिक्विड है, आयन एक्वस है, तो ये भी एक क्या है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ऐसे अमोनियम सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड सॉलिड होता है, ये गैस है। तो इस तरह से जब अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं आपको अलग अलग दिखती हैं किसी प्रक्रम में, तो आप वहां ध्यान रखना है वो है विषमांगी साम्य, इसको बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ये है विषमांगी साम्य, ठीक है। तो ये दोनों के एग्जांपल्स हो गए, डेफिनेशन। हमको रटना नहीं है, बस वो पहचानना है। अगर सभी की भौतिक अवस्थाएं प्रवस्थाएं एक सी दिख रही हैं तो समांगी है, अलग अलग अवस्थाएं हैं प्रवस्थाएं हैं तो वो विषमांगी है। अब आते हैं सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, इसको सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, एक्स, एक्टिव मास। तो अभिक्रिया के घटकों की मूलत सांद्रता को सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं।
सीधी सी बात है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें जो अभिकारक है और उत्पाद है उनकी मूलर सांद्रताएं, मतलब उनके मूलों की संख्या प्रति लीटर पात्र आयतन में जो है उसको बोला गया है एक्टिव मास। इसका फॉर्मूला होगा एक्स घटक के मोल की संख्या अपॉन में पात्र का लीटर में आयतन। इस संबंध से हमें एक्टिव मास निकालना है, ठीक है। तो N अपॉन V, जहां पात्र का लीटर में आयतन और मोल ये है। अगर कोई गैसियस स्टेट में दे रखा है, उसका पार्शियल दाब दे रखा है, घटक का तापमान दे रखा है, फिर पूछ ले वो कि सक्रिय द्रव्यमान निकाल के बताओ, तो ये फॉर्मूला लगाओगे P अपॉन RT, जहां P है घटक का आंशिक दाब, ठीक है, और जो ये है R गैस स्थिरांक है, लीटर एटीएम में ले लो, T परमताप है केल्विन, ठीक है। इससे हमें सक्रिय द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन को 10 लीटर के पात्र में रखा गया तो दोनों गैसों की सक्रिय द्रव्यमान क्या हो। तो देखो H2 का H2 के मूल अपॉन आयतन पॉइंट, ठीक है। तो 2 ग्राम है, 2 ही अणुभार है H2 का, तो 1 मोल हो गया और 10 लीटर आयतन है तो 0.1 मोल पर लीटर। ऐसे ही O2 का मोल होगा 1, 32 ग्राम है, 32 अणुभार है, 1 मोल हो गया, पात्र का आयतन है 10 लीटर, तो यह आ गया 0.1 मोल पर लीटर। दूसरा क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H2 गैस का आंशिक दाब 2 atm है तो H2 का सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा। तो देखो यहाँ H2 का दाब दे रखा है 2 atm है ना, ताप दे रखा है, बस हम P अपॉन RT लगा दें। तो जब ध्यान रखें कि जब आप दाब एटीएम में लें तो R की यूनिट जो है, ठीक है, वो भी किसमें होनी चाहिए, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर दाब बार में है तो R की यूनिट बार में लेनी है, अगर दाब पास्कल में है तो R की यूनिट जूल में लेनी, तब जाके आप इससे क्या निकाल सकते हैं, मोलर सांद्रता। ओके, तो यहां पर मैंने एटीएम में ही R की यूनिट ली है क्योंकि दाब एटीएम में है और ताप तो केल्विन में ही चलेगा, तो इस तरह से ये आ गया 0.082 मोल पर लीटर, ठीक है। फिर एक बचता है द्रव्यमान अनुपाती क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं गुडवर्ग बागे नियम है। बागे लॉ, द्रव्यमान अनुपाती क्रिया नियम, जो कि हमें एक रासायनिक साम्य में जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो इसी संबंध से होंगे। तो देखो इसमें ये बोला गया है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रिया कारक की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती है। बस इतना सा है कि कोई भी अभिक्रिया अगर चलती है तो उसमें जो क्रिया करने वाले घटक हैं उनका सक्रिय द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ज्यादा होगा। जैसे मान लो N1A से साम्य लागू और N2B बन रहा है तो अग्रवेग, अगर हम ये कहें कि ये क्या है अग्रवेग, तो अग्रवेग समानुपाती होगा एक ही सांद्रता के, और जो पश्च वेग होगा वो समानुपाती होगा B की सांद्रता के। और समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये 2 स्थिरांक आ जाते हैं KF और KB। KF कहलाता है अग्रवेग का वेग स्थिरांक, अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, और KB है पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। जब साम्य लागू होगा तो दोनों वेग बराबर हो जाएंगे, अग्रवेग और पश्च वेग। तो K1 या KF ए की पावर N1 इक्वल टू KB B की पावर N2, तो KF अपॉन KB इक्वल टू B की पावर N2 अपॉन A की पावर N1। तो KF अपॉन KB की जगह एक नया स्थिरांक रख दिया गया है और इसको बोला जाता है साम्य स्थिरांक। तो ये संबंध ये कहता है कि जब साम्य अवस्था लागू रहेगी तो उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहेगा। मतलब अगर आप अभिकारक बढ़ा दोगे तो उत्पाद बढ़ जाएगा, उत्पाद बढ़ा दोगे तो अभिकारक बढ़ जाएगा, और उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में ये स्थिर बना रहे। इसी को बोला गया है साम्य स्थिरांक। समझ गए ना कि साम्य अवस्था में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहेगा, इसको बोला गया है वेग स्थिरांक। KF अग्रदिशा का वेग स्थिरांक नहीं है, ठीक है, इस KC को बोला गया है साम्य स्थिरांक। मतलब ये है KF अपॉन KB की साम्य अवस्था में उत्पाद और अभिकारक की सांद्रताओं का अनुपात स्थिर रहेगा, हम इसे बोलेंगे साम्य स्थिरांक।
kf अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, kv पश्च अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अगर गैसीय अभिक्रिया हो तो kp से निकाला जाएगा kc, और इसके लिए हमें घटकों के आंशिक दाब, यहां पर N2 आ जाएगा, आंशिक दाब का यूज करना होगा। N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1, इस तरह से कि B का आंशिक दाब कितना है और A का आंशिक दाब क्या है, इनके रेशियो से निकलेगा Kp। Kp निकालने का एक फॉर्मूला और आएगा, Kc इक्वल टू Kc इंटू आर टी का पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng मतलब है जितने उत्पाद के गैसीय उत्पाद के रस समीकरणमित स्थिरांक हैं उनमें से जितने गैसीय अभिकारक हैं उनके रस समीकरणमित स्थिरांक घटा दो, तो डेल्टा Ng आ जाएगा। और आर और टी तो वही है, आर गैस स्थिरांक, टी परम ताप, या केपी डायरेक्ट निकालना है बिना केसी के, तो ये हो जाएगा उत्पाद के साम्य में मोल बटे में अभिकारक के साम्य में मोल इंटू पी टोटल, मतलब साम्य अवस्था में कुल दाब बटा साम्य अवस्था में कुल मोल का पावर, ये लगा रखा है डेल्टा Ng। समीशन एन निकालना है तो एन ए प्लस एन बी, समीशन मतलब जितने भी अभिकारक और उत्पाद की साम्य अवस्था में मोल है वो सारे निकाल लो। समीशन एन, एन ए एन बी साम्य में घटकों के मोल है, ठीक है। साम्य अवस्था जब लागू हो जाती है तो घटक जो उत्पाद हैं अभिकारक हैं उनकी कितने कितने मोल्स हैं वो, और P2 है, PT है जो है साम्य में कुल दाब। तो यहां तक अभी मैंने एक संबंध बताए हैं। फिर Kp और Kc निकालने के लिए हम साम्य अवस्था में ये जो घटकों के मोल हैं वो कैसे निकालें, Kp और Kc में किन घटकों का यूज किया जाए, किन को हटा दिया जाए, अब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां तक समझें आप, फिर बाकी न्यूमेरिकली पोर्शन जो आएगा वो अगले टर्म में हम डिस्कस करेंगे।